सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 8 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आने वाले सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने कोट के साथ जहाँ पर धरती सबके लिए थी मगर इंसान ने उसे सिर्फ अपने लिए बना लिया है। आइए ये कोट लिंक्ड है आपके पहले करंट अफेयर के साथ समझते हैं पहले करंट अफेयर को जहाँ पर वल्चर डिसअपीयर हो रहे हैं। आइए इस न्यूज़ को ध्यान से समझते हैं ताकि आपके आने वाले परीक्षाओं में जो भी सवाल बने आप उसको हल कर सकें। आइए वन्य जीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिद्ध अपने ऐतिहासिक घोंसले वाले 72% स्थलों से गायब हो चुके हैं। अगर रिपोर्ट का नाम आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो ये पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज और किससे संबंधित है वो स्पीसीज कौन सी है तो वो वल्चर है। ये रिपोर्ट कब से कब तक की है तो ये 2023 से लेके 2025 तक की रिपोर्ट आ गई है आपके सामने। अब अगर इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष को देखें तो इसमें ऐतिहासिक घोंसले वाले स्थल 425 हुआ करते थे जो 25 राज्यों में दर्ज थे। वहीं अगर वर्तमान में सक्रिय स्थल को देखें तो ये केवल 120 है। वहीं अगर नए स्थल की बात करें तो ये 93 मिले गए हैं। और अगर कुल सक्रिय घोंसले वाले स्थल को देखें तो अब 120 और 93 नए जो मिलाकर होते हैं ये 213 हो चुके हैं। वहीं इनमें से लगभग 50% यानी 103 स्थल संरक्षित क्षेत्रों यानी प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। और अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 63% गिद्धों के घोंसले पाए गए हैं। इनमें से 60% से अधिक संरक्षित क्षेत्रों के अंदर है। अगर बात करें अध्ययन की गई प्रजातियां कौन-कौन सी हैं तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा व्हाइट रम्प्ड वल्चर जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है आईयूसीएन के रेड लिस्ट में। वहीं अगर इंडियन वल्चर को देखें तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सिलेंडर बाइल्ड वल्चर और साथ ही साथ रेड हेडेड वल्चर ये भी आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखे गए हैं जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट जारी होती है। वहीं अगर ज्योग्राफिकल पैटर्न को देखें तो मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र गिद्धों के मुख्य क्षेत्र बने हुए हैं। बात करें सिलेंडर बिल्ड वल्चर अब केवल ऊपरी असम तक सीमित है। ये गिद्ध ज़्यादातर बॉम्बैक्स सीबा यानी कि सेमल सिल्क या फिर कॉटन पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं जो वनों की कटाई से प्रभावित हो रहे हैं। बात करें इनको मेजर थ्रेट किससे है तो वनों की कटाई और आवास का विनाश। विषैले एनएसएडी दवाइयाँ जैसे कि डाइक्लोफेनेक गिद्धों के गुर्दे फेल कर देती है। अब बात करें मृत पशुओं के अवशेषों पर कब्जा कर लेते हैं आवारा कुत्ते। वहीं अनियंत्रित शव प्रबंधन हो रहा है यानी दूषित अवशेष गिद्धों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं अगर बात करें तो धीमी पूर्ण स्थापना यानी एक बार स्थल खत्म हो जाए तो पुनः बसाना काफी कठिन होता है। और अब बात कर लेते हैं आईयूसीएन के बारे में तो आईयूसीएन का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वहीं इसका फाउंडेशन 5 अक्टूबर 1948 को किया गया था। अगर सीईओ की बात करें तो ब्रूनो उबरली साहब हैं और इसके फाउंडर जूलियन हक्सली साहब थे। अब अगर आईयूसीएन के फुल फॉर्म को देखें तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर ये पहले कहा जाता था। अब आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहलाता है। बात करें कुछ पुराने करंट अफेयर्स की तो इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल असम में लॉन्च किया गया। वहीं एप्टेरिकस कन्याकुमारी एक नया स्पीसीज जो फिनलेस स्नेक स्कील है उसको डिस्कवर किया गया है कोलाचेल तमिलनाडु में। वहीं बात करें तो एक इनफ्रक्टेसेंस जो कि 4.2 मीटर लंबा है उसको रिकॉर्ड किया गया है एक इंडेमिक स्पीसीज के तहत और ये फ्रूट में आता है जिसको कि मूसा इंडान डामानेसिस कहा जाता है। अब ये है क्या तो ये दरअसल आपका केला है, बनाना है जो 4.2 मीटर लंबा देखा गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर आपको इंडिया ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट राइज ग्रीन हाउस गैस इमिशन में ग्लोबली और ये रिपोर्ट कब की है 2023-24 की है। आइए इस रिपोर्ट को पूरी ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतर यानी यूएन एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 में पाया गया है कि भारत 2023-24 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला देश है। प्रतिशत के आधार पर भारत इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत ने 30 सितंबर 2025 तक अपना नया नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विषय कोप 30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 जो बेलेम ब्राजील में आयोजित होने वाला है इसमें प्रमुख चर्चा का मुद्दा बनेगा। अब बता दें आपको कि रिपोर्ट्स के कुछ मुख्य निष्कर्ष को देखें तो विश्व तापमान वृद्धि की दिशा को अगर देखें तो मौजूदा नीतियों के अनुसार सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 2.8 पर डिग्री तक बढ़ सकता है।
जबकि पेरिस समझौते का लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित रखना था। ग्लोबल एमिशन ट्रेंड को देखें तो विश्व के कुल उत्सर्जन में चीन पहले स्थान पर है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत ने पिछले वर्ष यानी 2023-24 में 165 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ाया, जो विश्व में सबसे अधिक वृद्धि थी। चीन और रूस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं अगर पर कैपिटा एमिशन की बात करें यानी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कितना है, तो भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है, लेकिन यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है। वहीं अगर जी20 देशों की स्थिति देखें तो जी20 देशों में केवल यूरोपीय संघ ने उत्सर्जन घटाया है। अन्य सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उत्सर्जन बढ़ा है। 2023-24 के दौरान जी20 देशों के कुल उत्सर्जन में 22 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अब आइए जान लेते हैं नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की स्थिति क्या है। तो केवल एक तिहाई देशों यानी कि 63% जो वैश्विक उत्सर्जन वाले देश हैं, उनने 30 सितंबर 2025 तक अपने नए एनडीसी प्रस्तुत किए हैं। वहीं भारत ने भी एनडीसी 3.0 समय पर जमा नहीं किया है। एनडीसी हर 5 साल में अपडेट किए जाते हैं। इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप नीतियां अपनाने का वादा है। बता दें, इसे पेरिस क्लाइमेट डील में किया गया था। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट हर साल हर 5 साल में आपको सबमिट करना होता है, जिसमें कि जो अगली रिपोर्ट आनी चाहिए वो पिछले रिपोर्ट से बेहतर होना चाहिए। यही इसका मकसद है। बात करें इस जो साइकिल को चलाया जा रहा है, ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत है और पहला राउंड ऑफ जो एनडीसी हुआ था उसको सबमिट किया गया था 2015 में। आइए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 नायरोबी केनिया इसका हेडक्वार्टर है। वहीं अगर बात करें इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, तो इनका नाम है इंगर एंडरसन और ये यूनाइटेड नेशन की संस्था है। आइए बात करते हैं कुछ मुख्य करंट अफेयर जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। एज ए करंट अफेयर रिवीजन इनको देख लेते हैं। आई ऑन मीथेन जो 5वां एडिशन है, इसको रिलीज किया गया है। पूरी रिपोर्ट की बात करें तो फ्रॉम मेजरमेंट टू मोमेंटम एम्फेसाइजिंग द हाई मीथेन एमिशन फ्रॉम एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड वेस्ट सेक्टर, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर है इंडिया अमॉन्ग कंट्रीज विद द हाईएस्ट यील्ड लॉस ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन। समझते हैं इस रिपोर्ट को, इस न्यूज़ को। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 की रिपोर्ट आ चुकी है। आइए देखते हैं वैश्विक परिदृश्य को। तो लगभग 1.7 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां भूमि क्षरण यानी लैंड डिग्रेडेशन के कारण कृषि उत्पादकता घट रही है। यह एक वैश्विक संकट बन चुका है जो खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय तंत्र यानी इकोसिस्टम और गरीबी को गहराई से प्रभावित कर रहा है। भूमि क्षरण के मुख्य कारण को देखें तो कृषि विस्तार यानी एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन से दुनिया की लगभग 90% वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। 2001 से लेके 2023 के बीच कुल कृषि भूमि में 78 मिलियन हेक्टेयर यानी 2% की कमी आई है। वहीं अगर फसल भूमि यानी क्रॉप लैंड में 78 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि की गई है, जबकि चारागाह व घास भूमि में 151 मिलियन हेक्टेयर की कमी की गई है। यानी प्लस आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर आप नेगेटिव को देखेंगे तो ये आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वन क्षेत्र घट रहा है और जो फसल भूमि है ये बढ़ रहा है, ये आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। वहीं अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत उन देशों में शामिल है जहाँ मानव जनित भूमि क्षरण से उत्पादकता में सबसे अधिक गिरावट आई है। विशेष रूप से गेहूं उत्पादन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। अगर आगे बढ़े और देखें खाद्य सुरक्षा और पूर्ण स्थापन की संभावना को, तो यदि मानव जनित भूमि क्षरण का 10% उल्टा जाए तो ये 15.4 करोड़ यानी 154 मिलियन लोगों को अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। त्यागी गई कृषि भूमि यानी अबेंडेंट क्रॉपलैंड को पुनः स्थापित करने से 29.2 से लेके 47.6 करोड़ लोगों को भोजन मिल सकता है। वहीं अगर दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में भूमि क्षरण, गरीबी और कुपोषण का संगम दिखाई देता है। लगभग 4.7 करोड़ बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां भूमि क्षरण के कारण फसल उत्पादन घट रहा है। वहीं अगर खेती का आकार और असमानता को देखें तो बड़े खेत यानी कि आधुनिक इनपुट फर्टिलाइजर, वाटर टेक के जरिए उत्पादकता तो बढ़ाते हैं, पर भूमि क्षरण को बढ़ावा भी दे सकते हैं। वहीं अगर छोटे छोटे खेतों को देखें तो संसाधनों की कमी के कारण भूमि की उर्वरता घटती जाती है। आइए बढ़ते हैं आगे और इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी देखते हैं।
भूमिचरण से मृदा कार्बन यानी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में भारी कमी आई है। दुनिया के 500 मिलियन छोटे किसान वैश्विक ऊर्जा का 16%, प्रोटीन का 12% और फैट का 9% उत्पादन करते हैं। यह दर्शाता है कि छोटे किसान स्थानीय खाद्य प्रणालियों और पोषण विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो रोम, इटली है इसका हेडक्वार्टर, और डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ये है क्यू डोंग्यू, और ये भी एक यूनाइटेड नेशंस की ही संस्था है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर गूगल का प्रोजेक्ट सन कैचर न्यूज़ में आ गया है। आइए समझते हैं इस न्यूज़ को। तो प्रोजेक्ट सन कैचर गूगल का अंतरिक्ष आधारित एआई मिशन है। अब इसको गूगल के द्वारा 2025 में ही घोषित किया गया है। यह जाँचना है, यानी इसका उद्देश्य है कि यह जाँचना है कि क्या भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की गणनाएँ अंतरिक्ष की सौर ऊर्जा से चलाई जा सकती हैं। यह एक दीर्घकालिक शोध परियोजना है, यानी मूनशॉट है, व्यावसायिक उत्पाद नहीं है। अगर बात करें परियोजना के उद्देश्य को यानी पर्पस को, तो आज के समय में एआई मॉडल्स को चलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और पानी की आवश्यकता होती है। इससे पृथ्वी के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए गूगल का उद्देश्य है कि एआई को टिकाऊ बनाना ज़रूरी है। उसी तरह से सोलर ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करना है, और पृथ्वी पर डेटा सेंटरों के पर्यावरणीय बोझ को कम करना है। अच्छा इनिशिएटिव है। आइए देखते हैं इसके मुख्य अवधारणा को। तो गूगल अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट यानी 400 मील ऊपर पर सौर ऊर्जा चलित उपग्रहों का समूह यानी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाएगा। हर उपग्रह में गूगल के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट होंगे। उच्च दक्षता वाले सोलर पैनल निरंतर ऊर्जा के लिए काम करेंगे। लगभग 80 उपग्रह मिलकर एक स्पेस डेटा सेंटर की तरह कार्य करेंगे। बात करें संचार प्रणाली की, तो उपग्रह आपस में फ्री स्पेस ऑप्टिकल बीम्स यानी लेजर आधारित से जुड़े रहेंगे। इससे वे डेटा को आपस में और पृथ्वी पर भेज सकेंगे, यानी अंतरिक्ष आधारित हाई स्पीड नेटवर्क होगा ये। अगर इसके पहले चरण की बात करें तो ये प्रोटोटाइप फेज होगा। गूगल 2027 तक 2 प्रोटोटाइप उपग्रह भेजेगा। अंतरिक्ष में टीपीयू चिप्स का प्रदर्शन, ऊर्जा उत्पादन, रेडिएशन प्रतिरोध, डेटा ट्रांसफर और थर्मल कंट्रोल इसे जांचा जाएगा। अगर अनुमानतः देखें तो इसको 2035 के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो लागू कर दिया जाएगा, यानी भेजा जाएगा अंतरिक्ष में पूरी तरह से। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, यानी कौन-कौन से चैलेंजेस हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले थर्मल मैनेजमेंट, यानी अंतरिक्ष में ठंडा करने की पारंपरिक सुविधा नहीं है। वहीं अगर रेडिएशन से सुरक्षा की बात करें तो चिप्स को विकिरण से बचाना होगा। वहीं उच्च गति और स्थिर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। कठिन अंतरिक्ष परिस्थितियों में निरंतर काम करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अब अगर बात करें कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो चीन भी एआई सक्षम उपग्रह विकसित कर रहा है, ताकि कक्षीय कंप्यूटिंग यानी ऑर्बिटल कंप्यूटिंग की संरक्षा बने। अन्य कंपनियां जैसे एनवीडिया और स्टार क्लाउड भी इस दिशा में शोध कर रहे हैं। कारण एआई की ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ रही है और इसे पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाना जरूरी है। बात करें कि इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल इन बेनिफिट्स इससे क्या-क्या हो सकते हैं, तो अंतरिक्ष में सूर्य की ऊर्जा लगातार उपलब्ध रहती है। कूलिंग या जल संसाधन की आवश्यकता वहाँ नहीं है। अनुमान है कि स्पेस डेटा सेंटर पृथ्वी आधारित सेंटरों की तुलना में 10 गुना कम कार्बन उत्सर्जन करेंगे। 2035 तक यह मॉडल लागत प्रतिस्पर्धा भी बन सकता है। चलिए गूगल के इस इनिशिएटिव को देखते हैं और इसके रणनीतिक महत्व को भी देखते हैं। यह परियोजना एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी के संगम का उदाहरण है। सस्टेनेबल डिजिटल ग्रोथ और ऑर्बिटल इकोनॉमी की दिशा में एक कदम है ये। भविष्य में अंतरिक्ष एआई कंप्यूटिंग का नया केंद्र बन सकता है। अब आइए जानते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रायन, और सीईओ हैं सुंदर पिचई। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया में स्थित है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल कम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। ये कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया है। आपसे वन लाइनर सवाल बन सकता है। अब आइए वीर नारायण सिंह न्यूज़ में हैं तो इनके बारे में जान लिया जाए। शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। और छत्तीसगढ़ के सोना खान में बिंजवार जनजाति के नेता थे और अपने न्यायपूर्ण और उदार शासन के लिए जाने जाते थे। 1856 के अकाल के दौरान उन्होंने भूखे ग्रामीणों को खिलाने के लिए एक व्यापारी से अनाज जब्त कर लिया। यह एक दयालु कार्य था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से भागने के बाद उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ 500 आदिवासी सेनानियों की सेना का नेतृत्व किया, जो उनके क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान था। 10 दिसंबर 1857 को उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी।
उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में व्यापक व्यापक रूप से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने हेतु शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान की स्थापना की। तो ये मुख्य बातें थी जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता था। आइए अब केरला का क्यूसेट के बारे में जानते हैं, न्यूज़ क्या है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्यूसेट की मशीन लर्निंग आधारित रडार वर्षा पहचान तकनीक 2025 के बारे में जानते हैं। तो इसे जो बनाने वाली संस्था है ये है कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्यूसेट के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर है ये? केरल में है। अगर इसके केंद्र को देखें तो एडवांस सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रडार रिसर्च है ये। अब इसने क्या किया है तो 2025 में इसने राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त कर लिया है। अब इसके टेक्नोलॉजी को देखें तो मशीन लर्निंग आधारित प्रणाली जो रडार सिग्नलों से वर्षा की जानकारी सटीक रूप से निकालती है ये। यानी अब अगर इसके मुख्य उद्देश्य को देखें तो पारंपरिक मौसम रडारों में एक बड़ी समस्या होती है। वर्षा की बूंदों के संकेत और वायुमंडलीय हलचल आपस में मिल जाते हैं। इससे वर्षा और हवा के माप में त्रुटियां होती हैं, विशेषकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन जैसे केरल में। यह नई तकनीक इस समस्या का समाधान करती है और रियल टाइम में सटीक वर्षा डेटा प्रदान करती है। अब अगर इसके टेक्नोलॉजी और वर्किंग प्रिंसिपल को देखें तो इसमें विकसित जो एल्गोरिदम है उसका नाम है हाइब्रिड एडाप्टिव बाई गॉसियन फिटिंग एल्गोरिदम, जो गॉसियन मिक्सचर मॉडल के साथ संयोजित किया गया है। पहचान करती है कि कौन सा सिग्नल वर्षा से है और कौन सा हवा से है। इस प्रणाली का मेन काम यही है। अगर बात करें तो निचले ट्रोपोस्फेयर में लगभग 5 किलोमीटर तक ये कार्य करेगा। और अगर इसके रिजल्ट को देखें तो रडार अपने डेटा को स्वयं साफ करता है, जिससे वर्षा का अधिक सटीक विश्लेषण संभव होता है। अगर इसके इंपॉर्टेंस को देखें केरला और इंडिया के लिए तो केरल को बार-बार भारी वर्षा और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। 2018-19 की बाढ़ को आप देख सकते हैं। मौजूदा प्रणालियों में वर्षा मापन में त्रुटियां होने से चेतावनी देर से मिलती है। यह तकनीक वास्तविक समय में उच्च रिज़ॉल्यूशन वर्षा और हवा का डेटा दे सकती है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और जल भराव के पूर्वानुमान में सुधार होगा। वहीं अगर बात करें तो क्यूसैट का 205 मेगाहर्ट्ज़ एचसी रडार के की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो भारत का पहला 205 मेगाहर्ट्ज़ स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर ये रडार है, जो कि स्थित है कालामासेरी केरल में। वहीं अगर इसके अध्ययन ये क्या-क्या करेगा तो वायु गति यानी टर्बुलेंस, आर्द्रता और मॉनसून गतिशीलता को ये स्टडी करेगा। भूमि से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी डेटा की सीमा होगी। भारी वर्षा में भी यह रडार सिग्नल की गुणवत्ता बनाए रखता है, जो सामान्य रडार नहीं कर पाते। वहीं अगर इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यह पहल भारत में स्वदेशी विज्ञान और जलवायु अनुकूलन की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिखाता है कि भारत के शोध संस्थान और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तकनीकें विकसित कर रहे हैं, न कि केवल विदेशी मॉडलों पर निर्भरता। आत्मनिर्भर भारत को ये सपोर्ट करता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इफ़को और अमूल को रैंक किया गया है वर्ल्ड के टॉप कोऑपरेटिव। किसके ग्लोबल रैंकिंग में? तो आईसीए के ग्लोबल रैंकिंग में। वन लाइनर सवाल आपसे परीक्षा में बनेगा। तो भारत की सहकारी दिग्गज कंपनियों भारत कृषक पूर्व सहकारी लिमिटेड यानी इफ़को और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन यानी अमूल की बात की जा रही है। इसने एक बार फिर उल्लेखनीय वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया है और उन्हें प्रति व्यक्ति सफल घरेलू उत्पाद के लिए प्रदर्शन के आधार पर दुनिया का शीर्ष सहकारी समितियों के रूप में स्थान दिया गया है। यानी कि ये इन्होंने टॉप किया है वर्ल्ड बेस्ड ऑन द जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस के लिए। इसको याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 100 साल इंडियन हॉकी के। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में इसे किया गया है। कहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। वहीं अगर बात करें अगले करंट अफेयर की तो मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड डॉक्टर साईं गौतम को दिया गया है। यह तीसरा एडिशन था मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड का, जो कि साईं गौतम गोपाल कृष्णन साहब को दिया गया है। और ये एक प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, और ये मटेरियल साइंस के प्रोफेसर हैं। ये भी याद रखना है, इनको 5 लाख का कैश प्राइज दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने पार्टनर किया है स्टारलिंक के साथ। आपसे वन लाइनर सवाल बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने पार्टनर किया है स्टारलिंक के साथ। अब स्टारलिंक के साथ क्यों किया है, मैंने कुछ ही दिन पहले आपको ये भी पढ़ाया था कि महाराष्ट्र के कई सारे गाँवों में आप देखेंगे कि इंटरनेट की सुविधा पहुँच
अच्छी नहीं है और स्टारलिंक सैटेलाइट से चलता है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का डेटा प्रोग्राम इन्वॉल्व्ड होगा, जैसे कि किसी का आधार कार्ड बनाना हो या फिर वोटर आईडी से संबंधित कुछ सुधार करना हो, यानी सरकार की महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम चलाई जाती हैं, अब वो ग्राउंड ज़ीरो तक भी पहुँच सकता है स्टारलिंक की मदद से। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर एक्टर और सिंगर सुलक्षणा पंडित जी का निधन हो गया है 71 वर्ष की आयु में। तो इनका नाम याद कर लीजिएगा। ये उलझन और चेहरे पे चेहरा जैसे मूवीज़ के लिए जानी जाती हैं। तो ये थे आपके 8 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट था। अगर सेशन पसंद आया हो तो आप सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रोज़ाना मंडे टू सैटरडे हमारे सेशन को देख सकते हैं ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छा कर सकें। मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास मंडे को होगी करंट अफ़ेयर की, तब तक के लिए धन्यवाद।